1980 से 90 का वो दौर जब पूरा भारत इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक स्थिरता तलाश रहा था, जब उत्तर भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय दल अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे, तब बिहार एक अलग प्रकार की राजनीतिक समीकरण में उलझा हुआ था। एक तरफ तो यहां से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे लोग जेपी आंदोलन से प्रकाश में आ गए थे, तो वहीं एक दूसरा खेमा वो था जो सत्ता में न होते हुए भी ये तय करता था कि सरकार किसकी बनेगी। इस खेमा को बाहुबली की संज्ञा दी जाती है। उस दौर में बिहार से अनेकों बाहुबलियों का उदय हुआ था, जिनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन आज इस कहानी में चर्चा उस बाहुबली की होगी जिसने बिहार में पहली बार बाहुबली शब्द को प्रचलित किया, जो बिहार में पहली बार 1947 लेकर आया था। आज की कहानी में बात होगी बिहार के पहले डॉन अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट। बिहार में लेनिन की गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय का अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। जहां बेगूसराय के ज्यादातर लोग उस समय वामपंथी विचारधारा के पक्षधर थे, तो वहीं अशोक शर्मा कांग्रेस के विचारधारा से सहमत था। अशोक पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बहुत अच्छा था। वो अपने गांव में फुटबॉल खेला करता था और बताया जाता है कि अच्छा खेलता था। अशोक को बचपन से ही पुलिस में जाने का शौक था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो उस बच्चे ने पुलिस में न जाकर बाहुबली बनने की ठानी, और बाहुबली भी ऐसा कि बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली बन बैठा, या यूं कहे कि बिहार का पहला डॉन बन गया। आइए आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जान लीजिए। अशोक का अपने गांव में एक लड़के रामविलास चौधरी, जिसे अशोक मुखिया कहता था, से गहरी मित्रता थी। ये मित्रता इतनी गहरी थी कि वो दोनों हर काम एक साथ करते थे। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि इसके कारण अशोक अपने जीवन के सपने को भूल गया। एक बार जब अशोक को पुलिस में भर्ती होने का अवसर मिला, तो वो दरभंगा फिजिकल फिटनेस एग्जाम देने गया, जो पास भी हो गया। अब अशोक बिहार पुलिस में दरोगा बनने से महज कुछ ही कदम दूर था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने अशोक की जिंदगी बदल दी। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही अशोक फिजिकल परीक्षा दे के दरभंगा से लौटा, उसे रेलवे स्टेशन पर ही एक खबर मिली कि उसका दोस्त रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया अपने घर के किसी पारिवारिक झगड़े के कारण जहर खा लिया है। अशोक ये सुनकर अवसाद में चला गया, और उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक ने अपने दोस्त मुखिया के जहर खाने के बारे में सुना तो उसने भी ठान लिया कि वो अपने दोस्त के बिना जीवित नहीं रहेगा, और अपनी जान लेने के लिए उसने कहीं से एक कट्टे का जुगाड़ किया और खुद के पेट में गोली मारी। लेकिन विधाता ने उनके हिस्से में कुछ और ही लिखा था, और इस कारण वो दोनों जीवित बच गए। लेकिन इस घटना के बाद अशोक का पुलिस में जाने का सपना टूट गया। लेकिन अब अशोक के सर पर जल्दी फेमस होने और खूब पैसा कमाने का भूत चढ़ा। इसमें उसके साथ था उसके बचपन का दोस्त रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया। दोनों मिलकर पहले छोटे मोटे लूटपाट करना शुरू किए और धीरे धीरे अपने क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर लिया। इनको इन कामों में कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं का समर्थन था, जिसके कारण इनको किसी का भय नहीं था। आप संकोच मत कीजिए, क्योंकि उन दिनों नेताओं को बाहुबलियों की और बाहुबलियों को नेताओं की जरूरत पड़ती है। अशोक के बढ़ते प्रकोप के कारण अब वहां के वामपंथी नेताओं को अशोक खतरा लगने लगा था, क्योंकि वो वामपंथ का विरोधी तो था ही, और अब उसका प्रभाव भी बढ़ने लगा था। इसलिए वामपंथी लोगों ने वही वर्षों पुरानी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और दोनों दोस्तों के बीच फूट डालने की साजिश हुई। बताया जाता है कि इस साजिश का प्रभाव अशोक पर तो नहीं चला, लेकिन मुखिया पर चल गया। वामपंथी लोग मुखिया के दिमाग में ये डालने में सफल हो गए कि मेहनत तुम कर रहे हो और नाम अशोक का हो रहा है, और धीरे धीरे उनके मध्य दूरियां बढ़ने लगी। और समय के साथ ये दूरी इतनी बढ़ गई कि जिस दोस्त के जहर खाने के बारे में सुनकर अशोक ने खुद को खत्म करने के लिए गोली मार ली थी, अब एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। अब एक दूसरे को देखते ही मरने मारने पर उतारू हो गए थे। अशोक इस बात से बहुत दुखी था। अब एक म्यान में दो तलवारें कहाँ रह सकती थी, और रामविलास को वामपंथी नेताओं का सहयोग भी प्राप्त था, जिसके कारण वो बेगूसराय में ज्यादा मजबूत था। इसलिए अशोक ने बेगूसराय छोड़ने का निश्चय किया और मुजफ्फरपुर में जा बसा। उस समय मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में
बेगूसराय के छात्रों का बहुत दबदबा हुआ करता था और उस समय बेगूसराय का ही एक लड़का मिनी नरेश लंगट सिंह कॉलेज और मुजफ्फरपुर में पूरा सिक्का चलाता था, जिसके पास अशोक शर्मा आ गया था। मिनी नरेश धीरे धीरे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लिया था और अब कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेकों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। और उस समय सबसे पहले बिहार यूनिवर्सिटी के ठेकों पर उसने अपना कब्जा जमाया। हालांकि उस समय ठेकों की लड़ाई में खून खराबा आम बात हो गई थी और इसी दौर में 1983 में मिनी नरेश ने मुजफ्फरपुर में विख्यात ठेकेदार रामानंद सिंह की हत्या कर दी और इसी के समकालीन ठेकों में एक और नाम चंदेश्वर सिंह अपना दबदबा बना रहा था। वो मोतिहारी से था और मुजफ्फरपुर में तमाम तरह के लोगों को संरक्षण देना, हथियार उपलब्ध करवाना इत्यादि का काम शुरू कर दिया था। लेकिन उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मिनी नरेश था और उसी दौरान अशोक बेगूसराय को छोड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचा, जिससे मिनी नरेश और भी ताकतवर हो गया। हालांकि अशोक मिनी नरेश के साथ रहते हुए ये समझ गया कि ठेकों पर कब्जा करने से अच्छी कमाई होगी और इस काम में वो मिनी नरेश के साथ जुट गया। लेकिन मुजफ्फरपुर में इनका हुकूमत चले, इसके लिए आवश्यक था कि चंदेश्वर सिंह का खात्मा हो। वो चंदेश्वर सिंह जो मोतिहारी से आकर मुजफ्फरपुर में अपना दबदबा बनाने में लगा था और इसलिए ये लोग चंदेश्वर सिंह को मारने की प्लानिंग करने लगे। 1986 में चंदेश्वर सिंह के साथ एक हिंसक झड़प होती है, लेकिन चंदेश्वर सिंह बच जाते हैं और अशोक भी इधर धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ाते हुए रेलवे के ठेकों तक पहुंच गया था। उसके 3 साल बाद 1989 में सरस्वती पूजा के दिन जब अशोक रेलवे के किसी ठेके के सिलसिले में पटना गया हुआ था, चंदेश्वर सिंह अपने दलबल के साथ लंगट सिंह कॉलेज के छात्रावास पर हमला कर देते हैं और मिनी नरेश मारा जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है अशोक शर्मा के अशोक सम्राट बनने की कहानी। जब ये खबर अशोक को मिलती है तो अशोक ये प्रण लेता है कि वो इसका बदला लेगा और वो भी 1 साल के भीतर भीतर लेगा। मतलब ये कि 1 साल के पहले ही अशोक सम्राट मिनी नरेश के हत्यारे चंदेश्वर सिंह को मार देगा। समय बीतता है, अशोक इस प्रयास में लगा रहता है और इसी बीच उसके पास बिहार में पहली AK-47 आती है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि उसके पास AK-47 आता कहां से है, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत यही है कि उसी समय खालिस्तानी आतंकवादियों से अर्धसैनिक बलों के जवानों को पकड़ने के बाद छीन लिया करते थे और छुपा करके लाकर बेच देते थे और वहीं से अशोक को AK-47 मिल गया। हालांकि भारी मात्रा में गोलियों का बंदोबस्त करने में समय लगता है और साल के अंत में आ जाता है और अब वर्ष 1990 है। ठीक वही सरस्वती पूजा का दिन 31 जनवरी 1990 चंदेश्वर सिंह के बेटे का तिलक आया है, जिसका सामान वो खड़ा होकर गाड़ी से नीचे उतरवा रहे थे। तभी अशोक सम्राट स्टेन गन लेकर छुपकर चंदेश्वर सिंह के घर पहुंचता है और चंदेश्वर सिंह को मारने के लिए बंदूक छुपा करके फायर करता है, लेकिन किसी कारणवश स्टेन गन नहीं चलता है और अशोक लौट जाता है। कुछ समय बाद अशोक फिर वापस आता है। इस बार वो अपने साथ AK-47 राइफल लेकर चंदेश्वर सिंह के पास पहुंचता है और तभी अचानक किसी कारणवश बिजली कट जाती है। बिजली काटी नहीं जाती है, खुद ही कट जाती है। आप सोचिए कि जब अंत निकट होता है तो परिस्थितियां कैसे अनुकूल हो जाती है। चंदेश्वर सिंह को सिगरेट पीने की लत रहती है और इस कारण जब बिजली जाती है उसी समय चंदेश्वर सिंह अंधेरे में सिगरेट जलाते हैं और अशोक सम्राट को पता चल जाता है कि चंदेश्वर सिंह कहाँ है। वो पास पहुंचता है और अपनी AK-47 राइफल के मैगजीन की सारी गोलियां चंदेश्वर सिंह के शरीर में उतार देता है। यही पहली बार बिहार में AK-47 की आवाज हुई, जो राइफल अभी तक बिहार पुलिस के पास भी नहीं था, जो बिहार के बड़े बड़े बाहुबलियों और गुंडों के पास नहीं था। उसकी धमाके की गूंज से पूरा बिहार दहल उठता है और यहीं से बिहार के पहले डॉन अशोक सम्राट का जन्म होता है। बाकी आगे की कहानी जो है हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे अशोक की मृत्यु होती है और कैसे पुलिस उसको ढेर कर देता है।